Hello everyone, good evening. Welcome to the new session. How are you all my rock stars and my Unacademy champions? Welcome to the new video, right? जिसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, वो भी हिंदी में। तो फटाफट से आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यू नीड टू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन इन और सबको भी मौका मिले लर्निंग करने का। तो आई एम हेयर फॉर यू। मैं स्पेशली आपको एसएसटी की सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाने के लिए आई हूँ, राइट? तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में समझेंगे। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो, right? So let me introduce myself. I am Neha Sood. I am your social science educator for class 6th, 7th and 8th. We have live special free classes also. मैं class 6, 7, 8 की educator हूँ। हिंदी में मैं पढ़ाती हूँ Unacademy ऐप पे भी, right? We have live special free classes also on Unacademy app. So you can attend my live special free class on the Unacademy app. मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ, जिसमें मैं आपके सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं कवर करती हूँ, राइट, इन द लाइव स्पेशल फ्री क्लास। और 8th में मेरा एक स्पेशल बैच भी चलता है विच इज़ एकलव्य बैच, जिसकी क्लासेस होती हैं एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 3 to 4 PM. सो यू कैन अटेंड दिस प्लस क्लास ऑल्सो, जिसके लिए आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, राइट? यू कैन यूज़ दिस प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, मोर एंड मोर अबाउट द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एंड माई कोड इज़ नेहा YT लाइव। नेहा YT लाइव मेरा कोड है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ बाय यूजिंग माई रेफरल कोड। तो नेहा YT लाइव आपने यूज़ करना है, जिसको आप ये कोड यूज़ करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ एंड साथ ही साथ यू विल ऑल्सो बी गेटिंग दी अनअकैडमी। और अगर आप मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप तब भी ये कोड यूज़ कर सकते हैं, नेहा YT लाइव, एंड वॉच माई स्पेशल लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस। तो फटाफट से आपने क्या करना है, यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना है एंड यू नीड टू सर्च माई नेम नेहा सूद एंड गो एंड फॉलो मी, जिससे आपको मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस के बारे में पता चलेगा, कब कब मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस हैं और हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्राइबल्स, टीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री, जिसमें हम बेसिकली क्या है, ये चैप्टर का मीनिंग हम ये समझ लेते हैं। चैप्टर का मीनिंग है ट्राइबल्स के बारे में ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हु आर ट्राइबल्स आर बेसिकली, हम उनको बोलते हैं आदिवासी भी बोलते हैं उनको, जो एक जगह पे दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। दे यूजली लिव इन दी फॉरेस्ट, और काफ़ी चीज़ें आपको पता है, तो हम थोड़ा बहुत ट्राइबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द डीकूज। उनको किसको कहते थे? डीकूज वर बेसिकली दी आउटसाइडर्स वो होते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स वर दी डीकूज, जैसे डाकू हो गया, तो वैसे ही डीकूज उनको मानते थे, ट्राइबल्स उनको डीकूज मानते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, जो उनको लगता था कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। दे वर ब्रिटिशर्स एंड मैनी मोर पीपल, जिनको वो डीकू मानते थे। एंड देन वी हैड द विजन ऑफ गोल्डन एज। विजन ऑफ गोल्डन एज में मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का कब्जा होने लग गया एट डिफरेंट प्लेसेस, द विजन ऑफ गोल्डन एज में हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आने लग गए थे इनकी सोसाइटी में, ये कैसे कहाँ मूव कर गए थे, एंड वेयर डिड दे वेंट, और ये सब चीज़ें हम लर्न करेंगे ट्राइबल्स, टीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज में।
तो the topics which we are going to cover in this class will be about the झूम cultivators, जिसको हम shifting cultivation भी बोलते हैं, hunters and gatherers, some herded animals, time to hunt, time to sow and a time to move to a new field, settle cultivation. तो ये बेसिकली हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट. आई थिंक आप सबकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये चैप्टर होगा विच इन्वॉल्व्स द ट्राइबल डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी क्या थी? ट्राइबल सोसाइटी आर डिफरेंट फ्रॉम द कास्ट बेस्ड सोसाइटी. तो जैसे कि हमने देखा कि ट्राइबल सोसाइटी को हमने डिवाइड किया हुआ था. हमारी सोसाइटी जो है कास्ट बेस्ड सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, बिलीव करती थी कास्ट बेस्ड सिस्टम में. तो कास्ट बेस्ड सिस्टम कैसे डिवाइड हुआ जाता था? लाइक ब्राह्मण्स, वैश्यास, क्षत्रिय एंड शूद्रास. तो ये सब दिस वॉज द कास्ट सिस्टम विच वॉज फॉलोड. ये ब्राह्मण्स द्वारा ही दिया गया था. तो जो ट्राइबल पीपल हैं, जो आदिवासी पीपल है, दो डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. उनके लिए एवरीवन वॉज इक्वल. देयर वर नो डिविजन ऑन द बेस ऑफ क्लास एंड सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस. तो वो अपने आप को, उनके अंदर इतनी ज़्यादा पर्टिकुलरली बॉन्डिंग थी कि वो एक दूसरे को ना तो कास्ट सिस्टम पे डिवाइड करते थे, ना ही साथ वो देयर वाज नो डिवीजन ऑन द क्लास कि कौन अमीर है कौन गरीब है. सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जिसको हम बोलेंगे कि पैसे से रिलेटेड हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि कौन गरीब है कौन गरीब है. कस्टम एंड रिचुअल्स वर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज. कुछ चीज़ें वो हिंदूज के बिलीव करते थे, कुछ फेस्टिवल्स जैसे, बट उनके जो कस्टम्स, उनके जो रिचुअल्स हैं, एवरीथिंग वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज. ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन टाइड टुगेदर विद द किनशिप बॉन्ड. तो बेसिकली एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होता था. उनके सारे पूर्वज एक साथ रहना पसंद करते थे. तो आगे ऑल मेंबर्स वर टाइड विद द फ्रेंडशिप बॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे कि एक साथ रहना पसंद करते थे. एवरीथिंग वॉज भाईचारे में रहना पसंद करते थे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी के अंदर क्या है. दे हैड डिफरेंट फ्रॉम कास्ट बेस्ड सिस्टम, नो डिविजन बेस्ड ऑन द क्लास एंड सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस, customs and rituals different from Hindus, and all members of clan was tied together with the kinship bond. तो अब आते हैं झूम कल्टीवेटर्स. आपने काफ़ी बारी पढ़ा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, झूम कल्टीवेशन के बारे में. तो हु आर झूम कल्टीवेटर्स? तो ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में इट इज़ वेरी फेमस. तो इसमें क्या होता था? दिस वॉज बेसिकली फॉलोड बाय द ट्राइबल पीपल. ठीक है, तो वो क्या करते थे? Let me tell you, Jhum cultivation, that is shifting cultivation, was done on small patches of land, mostly in forest. तो एक forest, for example, let take this as a forest. ये forest है. तो forest को हमने divide कर दिया 4 parts में. तो एक वो छोटा सा part उन्होंने जैसे ये ले लिया, right? This is the smaller part with this they have taken in Jhum cultivators, right? तो सबसे पहले वो यहाँ पे क्या करते थे? इस जगह को एक तरह से आग लगा देते थे, राइट. डेफिनेटली आप सही सुन रहे हैं इसको. दी फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू दैट द कल्टिवेट्स द स्कर्ट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. तो जंगल इतने घने होते थे कि पूरे जंगलों में बेसिकली सबके जो ट्रीज थे उनकी ऊपर से उनकी काट देते थे. फिर देन दे बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्रिएट इट फॉर द कल्टिवेशन. तो वेजिटेशन इज बेसिकली पूरे उस लैंड, इस पर्टिकुलर लैंड की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लैंड में वो आग लगा देते थे एंड बर्न द वेजिटेशन टू क्लियर इट्स कल्टिवेशन. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field and left that field to follow for several years. तो अब यहाँ पे उन्होंने आग लगा दी,
वो क्या करते थे, जो ये एशेस होते थे, जो एशेस मतलब जो हमारे को जल के जो चीज़ें बचती थी उसको सॉइल में मिला देते थे। उसको सॉइल में क्यों मिलाते थे, आप कहोगे मैम कि क्यों मिलाते थे सॉइल के अंदर? तो सॉइल में इसलिए मिला देते थे तो उनको लगता था इट इज़ अ गुड फर्टिलाइजर फॉर देयर क्रॉप्स। तो इट वॉज अ गुड फर्टिलाइजर फॉर देयर क्रॉप, तो सॉइल में मिला देते थे। एंड देन उस पर सीड्स वर स्कैटर्ड। सीड्स को स्कैटर्ड करना मतलब सीड्स को बिछा देते थे ताकि अब उनकी क्रॉप्स अच्छी हों। Abdoming the land for few years so that it regains the lost nutrients. तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ देर रहते थे, यहाँ पे हार्वेस्टिंग करते थे, क्रॉप्स उगाते थे। तो थोड़े सालों बाद वो क्या करते थे, दे यूज टू मूव टू दिस प्लेस मैम, दिस इज दैट इज वाई ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। उनको लगता था कि अगर जहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी की, लाइक दिस कल्टीवेशन की लैंड पे फ्यू ईयर्स अगो, तो उसको अगर अकेला छोड़ दोगे तो लैंड की जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी कर दी थी। तो लैंड हैज़ लॉस्ट इट्स न्यूट्रिएंट। So once the crop was ready and harvested, they moved to another field and left that field follow for several years. तो क्या करते थे कि क्रॉप जब रेडी हो जाती थी, हार्वेस्ट हो जाती थी, दे मूव टू द अनदर फील्ड, ठीक है, और उस फील्ड को छोड़ देते थे फॉर सेवरल ईयर्स। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टिवेशन एंड टुक द लॉज ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ। तो ये एक प्रिमिटिव टाइप की कल्टीवेशन है। बेवार इज द टर्म यूज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इसको बेवार के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अबाउट द झूम कल्टिवेटर्स, ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। Patches of land were cleared by burning the vegetation, abdomining the land for फिर ashes were spread on the soil and seeds were scattered. साथ ही साथ land left follow for the years for harvesting and the abdomen land for few years so that it regains the lost nutrients. तो झूम cultivation is the shifting cultivation was done on small patches of land mostly in फॉरेस्ट। द कल्टिवेटर्स यूज टू कट द ट्री टॉप, मतलब ये जो ट्री है, ट्री के टॉप का कट कर देते थे ताकि सनलाइट जितनी अच्छी आएगी उतनी अच्छी उनकी क्रॉप्स को भी ज़रूरत पड़ेगी। बर्न द वेजिटेशन ऑन लैंड एंड क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। Once the crop was ready, harvested, they moved to another field and left that field follow for several years. This type of cultivation is considered as primitive type of cultivation and took at the loss of the forest wealth. तो अब आते हैं, अब हमने पढ़ा इनकी कल्टीवेशन के लेवल, बेसिकली क्या था इनका कल्टीवेशन का लेवल। अब हम देखते हैं कि इनकी हंटर्स और गैदरर्स क्या थे। हंटर्स एंड गैदरर्स आर बेसिकली जो ये एक साथ रहते थे, शिकार करने जाते थे तो एक साथ करने जाते थे, एंड गैदरर्स सामान इकट्ठा करते थे फॉरेस्ट में से, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो कलेक्टिव हर्ट्स, खोन ट्राइब ऑफ ओडिशा इज़ वेरी फेमस, राइट, वी ऑल नो दैट, हमने इसका नाम सुना भी होगा पहले। तो दे कलेक्टिव काम करते थे और जो भी चीज़ इनको मिलती थी फॉरेस्ट से, द मीट गेट्स डिवाइडेड, ठीक है, द मीट गेट्स डिवाइडेड। दे गैदर द फ्रूट्स एंड द रूट्स, इकट्ठा करते थे। सोल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सिटीज़, तो फॉरेस्ट के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, हमें पता है फॉरेस्ट से हमें कितनी चीज़ें मिलती है, चाहे वो लकड़ी हो, रबड़ हो, मेडिसिन हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें उनको, वो रह रहे थे जंगलों में पर उनको जंगल के बारे में बहुत अच्छा आइडिया था। दे यूज टू सोल प्रोडक्ट्स इन द सिटीज़, बॉट गुड्स फ्रॉम द सिटीज़, और उसी के बदले गुड्स लाते थे सिटीज़ में। यूज पार्ट ऑफ प्लांट्स एज मेडिसिन, तो कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट दे यूज टू यूज एज अ
मेडिसिन्स ऑल्सो, हमें पता है वैसे नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस ट्री आपको कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली इन द फॉरेस्ट, जिससे हमारी विक्स वगैरह ये सब चीज़ों में काम आता है। एंड एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ महुआ, महुआ एक भी थी जिससे ऑयल निकलता था, सीड्स फ्रॉम महुआ। So, in many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest products. तो hunting animals, जो भी इनको मीट या जो भी प्रोडक्ट इनको एनिमल से मिलता था was equally divided between them. Gathering forest produce से भी गैदर करना, राइट। इन खूंट्स वर द हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन द ओडिशा, फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा में रहते थे। दे यूज मैनी प्रोडक्ट्स, श्रब्स, हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पसेस एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट। तो यहाँ से वो फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा करके कोई भी श्रब्स, हर्ब्स, जितनी भी मेडिकल पर्पसेस के लिए थी वो मार्केट में जाके बेचते थे बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। बागास of central India were reluctant to do work for others. Tribal groups often needed to buy and sell in order to able to get goods that were not produced in the locality. तो the most important thing is that कि वो फॉरेस्ट से सामान लेके जाते थे, मार्केट में आगे भेजते थे, और साथ ही साथ ट्राइबल ग्रुप्स often needed to buy and sell in order not able to get goods that were produced within the locality. तो इन सब की चीज़ों, जो सामान वो लेके जाते थे, इन सब की चीज़ों के बदले वो अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते थे which were not produced by them, जो उनको नहीं मिलती थी फॉरेस्ट में या अपनी लोकेलिटी में। This led to dependence on traders and money lenders. एंड ट्राइबल्स वर मेनली डिपेंडेंट अपॉन दी बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा कि आप एक सामान देते थे तो उसके बदले आप दूसरा सामान दे देते थे, और इस चीज़ की वजह से दे वर वेरी डिपेंडेंट अपॉन दी ट्रेडर्स एंड दी मनी लेंडर्स, जस्ट बिकॉज उनको लगता था कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनको पैसे ज़्यादा लूट रहे हैं, एक तरह से उनसे ज़्यादा जैसे चार्ज करते थे, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट प्रोडक्ट। सो उनको ये लगता था दैट इज, बट दे हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन देम, क्योंकि उनको भी अपनी लोकेलिटी में जो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, दे हैव टू गो एंड गेट इट फ्रॉम द मार्केट, एंड दे यूजली यूज टू फॉलो द बार्टर सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट वाज द लाइफस्टाइल, वट वॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ झूम कल्टिवेटर्स, कैसी लाइफ स्टाइल थी ट्राइबल सोसाइटी की, साथ ही साथ झूम कल्टिवेटर्स के बारे में, अबाउट द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट द हंटर्स एंड गैदरर्स। हमने खोन ट्राइब ऑफ ओडिशा के बारे में सुना, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो लेके जाते थे मार्केट में, बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, एंड दे यूज टू गैदर फ्रूट्स एंड रूट्स एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन दी सिटीज़। तो दिस इज द बेसिकली द मैप ऑफ इंडियन ट्राइब्स। ये मैप हमें दिखाता है इंडियन ट्राइब्स। तो संथाल वाज द लैंग्वेज, वो मोस्टली संथाल लैंग्वेज ही बोलते थे। ये है खासी, भील, ओरैन, दोदिया, तो गुजरात तरफ इस तरफ ये था। चेंचू, तो ये सब बेसिकली इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो इंडिया में सर्वाइव कर चुके हैं। तो हंटर्स एंड गैदरर्स लाइवलीहुड, तो उनका लाइवलीहुड कैसा था, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो हंटर्स एंड गैदरर्स का लाइवलीहुड कैसा था? दे यूज टू डू ऑड जॉब्स इन द विलेजेस। तो विलेजेस में क्या करते थे? ऑड जॉब्स करते थे, किसी के खेत में जाके काम करना, कहीं पे एज अ लेबर काम करना, वर्कड इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर्स ऑल्सो, अपनी खेतों को छोड़ के दूसरे के फेमरों में काम करते थे। वो डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स। तो मैं ये दिखाऊंगी कि वाई।
तो बागा ट्राइब, it is found in central India. At times they exchange good, getting what they needed in return for their valuable forest produce. तो ये बागा ट्राइब is very famous tribe in central India. At times वो क्या करते थे, exchange करते थे goods they needed in return and valuable forest produce. At other times they brought goods with small amount of earning they had. तो वो क्या करते थे, प्रोडक्ट्स को अपनी चेंज करते थे, बाटर सिस्टम जो हमने पढ़ा था फॉलो करते थे. सम ऑफ देम डिड odd jobs in the villages, carrying loads, building roads, and others labored in the field of peasants and farmers. तो अदर्स क्या करते थे, पीजेंट्स और फार्मर्स की फील्डों में काम करते थे, कुछ सामान उठाना, बिल्डिंग रोड्स, ये सब चीज़ें उनके अंदर आती थी. बागर्स सॉ देमसेल्फ एज अ पीपल ऑफ फॉरेस्ट हु लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट. तो इन्होंने देखा ये वो ट्राइब है जो बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट्स जो फॉरेस्ट से मिलते हैं उसी पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं. It is below the dignity of Baga to do a labor. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get goods that was not produced in the locality. This led to dependence upon the traders and the lenders. तो ये बेसिकली एक दिखाना चाह रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था. तो why do you think tribal people Why did the tribal people think that the traders and moneylenders were the evil outside? क्यों उनको वो evil समझते थे? तो क्यों उनको वो evil समझते थे? अब ये बहुत ही important question है. The tribal people had to depend upon the village people for food grains, clothes and utensils. ये वही product हैं जो market में उनकी locality में नहीं मिलते थे. They exchange and sold forest products to them. तो वो वापसी में उनके इन रिटर्न ये प्रोडक्ट्स लेते थे या उनको बेचते थे. The traders sold things at high price. Thus the tribal had to borrow money from the moneylenders who were charging exorbitant interest. तो ट्रेडर्स जो होते थे they sold things at high prices. जो सामान बेचने वाले थे इनको हाई प्राइसेस में सामान बेचते थे और ट्राइबल पीपल के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स हु चार्ज दी सो मच इंटरेस्ट टू देम. दिस मेड देम पुअर एंड इवन रिमेन इन द डेट. तो कर्जों में वो डूब गए, गरीब हो गए. थस दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज द इवल आउटसाइडर्स. Very important question. तो why did tribal people think that the traders and the money lenders were the evil outside? तो अभी हमने बागा ट्राइब के बारे में भी पढ़ा which is found in the central India. अब हम चलते हैं एनिमल हर्डर्स के बारे में. एनिमल हर्डर्स कौन होते हैं? जो हर्डर्स बेसिकली जो एनिमल्स को अपने साथ साथ लेके घूमते हैं. सम ट्राइबल ग्रुप्स हर्डेड एंड रियर्ड एनिमल्स. तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे, एनिमल्स को अपने साथ लेके चलते थे और उनका पालन पोषण भी करते थे, साथ ही साथ उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते थे. दे मूव विद देयर हर्ड्स इन सर्च ऑफ पैस्चर. पैस्चर मीन्स दे यूज टू वो उनके लिए साथ चलते थे ताकि उनको अच्छा खाने पीने की उनकी एनिमल्स की अच्छा पोषण खाना मिले. राइट. तो एग्जाम्पल्स आर वन गुज्जर ऑफ पंजाब, लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश आर द कैटल हेडर्स. फिर आते हैं गड्डीज ऑफ कुल्लू, बकरवालास ऑफ कश्मीर, रियर्ड ग्रोथ्स. तो ये सब बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल हर्डर्स. दे यूज टू मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक.
तो many tribal groups lived by herding and rearing of animals and gathered the forest products. They were pastoronais who moved with their herds of cattle and sheep according to the season. तो Vanganjas of Punjab hills and Lawadis of Andhra Pradesh were the cattle herders. फिर आते हैं गद्दीज ऑफ कुल्लू वर शेपर्ड्स एंड बकरवालाज ऑफ कश्मीर reared goats. Later by the British law, grazing on the forest land was stopped and it became a reason of discontent to the tribal. तो कुछ टाइम बाद अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एनिमल हर्डर्स, जिसके अंदर वन गुजर्स फ्रॉम पंजाब एंड लवाडीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश फॉर दी कैटल हर्डर्स. फिर आते हैं गद्दीज ऑफ कुल्लू वर दी शेफर्ड्स एंड बकरवालाज ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स. तो एक स्पेशलाइज कर लेते थे वो एक अपने आप को एक उसके अंदर एक एनिमल के अंदर भी. तो टाइम टू सो में बेसिकली अब आता है बीज डालने का सिस्टम. क्या कैसे सो होता था ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर. तो टाइम टू सो में बैसाख वॉज फायरिंग द फॉरेस्ट, ठीक है. देन वी हैड जेठ शोइंग ऑफ सीड्स और हंटिंग, मतलब आप सीड्स बिछा रहे हैं. असद टू बारदोन टू वर्क इन द फील्ड्स. कुवर मीन्स द फर्स्ट फ्रूट इज राइप, जो भी आपकी मेन क्रॉप है वो निकल आती है बाहर. कार्तिक और कुतिके बिकेम राइप. Afghan of all crops means they are ready and pus is the winnowing was done. तो एट लास्ट कटाई डाले जाते खेतों में सीड्स और फिर काम करना पड़ता है जिसके लिए बहुत सारी लेबर वगैरह सब चीज़ें होती हैं. कुवर वॉज द फर्स्ट फ्रूट विच इज़ राइप्ड. तो ये बेसिकली क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं टाइम टू स्टो क्या स्टेप्स वो फॉलो करते थे. फिर वो सीधा बैसाख पे आ जाते थे विच मीन्स फायरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जेट सोइंग ऑफ सीड्स, हंटिंग. असद टू बारदोन. कुवर मीन्स फर्स्ट फ्रूट्स राइप. कुतिकी मीन्स राइप. अगहान ऑल क्रॉप्स वर रेडी एंड पर्स इज द विनोइंग वॉज डन. तो टाइम टू द न्यू फील्ड विच हैज द फॉलो. The fields were abandoned in mug. Tribe people moved to one another. First year was hunting, sowing and shifting. Second year में वो क्या करते थे, few crops to harvest, more time for hunting and enough food. और third year में वो क्या करते थे, food to be supplemented with the forest products. तो these are the time to move to the new field में उन्होंने steps बता रखे हैं कि first year में वो क्या करते थे, hunting, sowing and shifting. सेकेंड ईयर में दे फ्यू क्रॉप्स टू हार्वेस्ट, मोर टाइम फॉर हंटिंग एंड इनफ फूड. थर्ड ईयर में फूड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो सेटल कल्टीवेशन इज ट्राइबल ग्रुप्स बिगैन सेटलिंग डाउन एंड कल्टीवेटेड एवरी ईयर. तो ट्राइबल ग्रुप्स अब क्या होने लग गए थे, चेंजेस कुछ आने लग गए थे, वो सेटल होने लग गए थे कुछ टाइम के लिए. अब कल्टीवेशन एवरी ईयर करने लग गए थे. दे गॉट राइट्स ओवर द लैंड. इन सम ग्रुप्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लैन. तो एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करने लग गए थे. फॉरेस्ट पे उन्होंने अपना राइट्स उनको मिल गए थे. पावरफुल मैन बिकेम चीफ्स. तो बेसिकली जो ज़्यादा पावरफुल थे वो एक ट्राइबल के चीफ्स बन गए थे. British considered by settling groups more civilized than hunters, gatherers and shifting cultivators. तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो कंसिडर करती थी सेटल ग्रुप्स को मोर सिविलाइज देन हंटर्स एंड गैदरर्स. हंटर्स एंड गैदरर्स जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनसे ज़्यादा दे वर लुकिंग फॉर दी सेटल कम्युनिटीज़. तो many tribal groups have begun to settle down instead of moving from one place to another. तो क्या होने लगा, tribal groups were began to settle down instead of moving from one place to another. They began to use plough and gradually got rights over the land they lived on. तो जहाँ पे वो रहते थे
उनको राइट मिल गई थी. They lived on. Few tribes such as Mundas considered as the clan rights over the land. मुंडास की हम बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को क्या समझते थे? they thought that उनका ही पूरा अधिकार है and assume that the land belonged to the whole clan. तो उनकी पूरी फैमिली को बिलोंग करता था, उनकी पूरी जो एंसेस्टर. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गोंस, संथाल्स आर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर्स और गैदर्स एंड शिफ्ट. तो ब्रिटिश सरकार को असली प्रॉब्लम थी ये जो शिफ्ट होते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह. तो वो दे वर स्टार्टेड प्रेफरिंग गोंस एंड संथाल्स over them because they were more civilized than hunters and gatherers and shifting cultivators. Extraction of huge revenue was also done from tribals, and in case of non-payment of revenue in their lands were taken away, it became a reason of discord. तो extraction of huge revenue was also done from the tribals. तो tribal से भी revenue ली जाती थी. In case of non-payment of revenue, अगर बाई चांस वो कहते हैं कि नहीं हमने रेवेन्यू नहीं दे सकते तो दे लैंड्स वर टेकन अवे बिकेम द रीज़न ऑफ डिस्कॉर्ड. मतलब ये रीज़न बन गया था कि लोग अगेंस्ट जाने लग गए थे ब्रिटिश सरकार के. तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइम टू सो, बैसाखी, फायरिंग ऑफ प्रोटेस्ट, फायरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जेठ, असद, कुंवर, कार्तिक, कुतिकी became ripe, Aghan of all crops were ready, and Puss was winnowing was done. So time to the new field follow cycle. Fields were dormant. Tribal became settling down and cultivated every year. Got rights of the land in some groups and land belonged to clan. Powerful men became chiefs. And British considered settled groups more civilized than hunter and gatherers and shifting cultivation. तो अब हम पढ़ेंगे लाइवलीहुड वॉज, रिलीजन वॉज इन डेंजर, फेमिलियर वे ऑफ लाइफ चेंजिंग. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि कैसे ब्रिटिश के आने के बाद इनकी लाइवलीहुड बिकेम अनसर्टेन, द रिलीजन वॉज स्टार्टेड इन डेंजर एंड फेमिलियर वे ऑफ लाइफ वॉज चेंजिंग. तो व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स? तो व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स में बिफोर द ब्रिटिश सरकार के आने से पहले ट्राइबल चीफ्स इंजॉयड द इकोनॉमिक पावर. वो सबसे ताकतवर थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी और साथ ही साथ वो अपनी पूरी पावर्स को इंजॉय करते थे. एंड हैड राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज. तो उनके पास पूरा हक था हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज. बट लेटर ब्रिटिश रूल के आने के बाद द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज as they were allowed to keep their land titles but lost the administrative rights and were forced to follow the laws made by the British officials. तो ब्रिटिश सरकार के आने के बाद उन काफ़ी लोगों की तो ज़मीनें छिन गई. बस ट्राइबल चीफ्स जो थे दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड बट उनकी जो बेसिकली राइट्स थी वो छीन ली गई थी एंड दे वर फोर्स टू फॉलो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. Rules made British took over the entitlement and power to administrate the forest area. तो रूल्स बना दिए गए थे कि ब्रिटिशर्स अपनी पावर को यूज़ करके एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे थे फॉरेस्ट एरिया के. तो ट्राइबल चीफ्स आर द वन हु कंट्रोल द टेरिटरीज, पूरे सबको कंट्रोल करते थे. इकोनॉमिकली पावरफुल, ब्रिटिश रिड्यूस इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड चीफ फोर्स टू फॉलो द रूल्स मेड बाय द British. What happened to the shifting cultivation? अब shifting cultivation हमने जो पढ़ा, झूम cultivation. British had difficulty in controlling the people they move. तो ब्रिटिश सरकार बहुत
प्रॉब्लम्स में थी, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी थी इनके कंट्रोलिंग में। पीपल इधर से उधर ये घूमते चले जा रहे हैं। लैंड सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस, तो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की कि ये सेटल्ड होने शुरू हो जाएं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। लैंड सेटलमेंट जूम कल्टीवेटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है जूम कल्टीवेटर्स होते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ब्रिटिश फोर्स टू अलाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम एरियाज, तो ब्रिटिश फोर्स टू अलाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम एरियाज, तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल with the shifting cultivator and it was more easy to control and settle group, तो वो कंट्रोल करना चाहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, एट इट वॉज मोर ईजी टू कंट्रोल एंड सेटल ग्रुप्स। British wanted regular revenue source for the state and introduced land settlement, तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनको रेगुलर रेवेन्यू मिलते रहे, ये एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं जिससे उनकी रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रही थी। सो उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, British effort to settle Jhum cultivators were very successful in northeastern part of India as the land was not fertile enough. तो ब्रिटिश ने एफर्ट जो लगाए थे टू सेटल जूम वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे एक जगह फर्टाइल लैंड नहीं था। आफ्टर फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, आफ्टर फेसिंग द वाइड स्प्रेड प्रोसेस, Britishers had to allow them a right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. After widespread, जब protest बहुत ज़्यादा होने लग गया था, ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया तो राइट टू कैरी ऑन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि अगर आप रहोगे तो इसी जगह पे रहोगे और इसी पार्ट्स में आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो। इन मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज प्रोहिबिटेड, तो कहीं जगह सेंट्रल पार्ट्स में प्रोहिबिट कर दी थी, मतलब रोक लगा दी गई थी। एंड लैंड्स वर असाइन टू डू ओनली कल्टीवेशन, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम थी कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स दे वर नॉट रेडी कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेशंस हो, और क्योंकि उनकी उससे वजह से उनकी रेवेन्यू इम्पैक्ट कर रही थी एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग। तो फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट्स में हम पढ़ लेते हैं। The tribal groups were directly the forest officials made forest laws, तो different laws बनने लग गए, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिए। जूम कल्टीवेटर्स वर फोर्स टू सेटल डाउन, तो उन्होंने देखा ना एक जगह पर्टिकुलर जगह पे दे दी कि आप यहीं पे करोगे। रिजर्व फॉरेस्ट वर मार्क्ड, तो फॉरेस्ट को बेसिकली क्या किया उन्होंने, रिजर्व करना शुरू कर दिया। रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ वुड कटर्स फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो रिजल्ट क्या होने लग गया, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वुड कटर्स फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम फिर से थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, ऑब्वियसली फॉरेस्ट ही उनका घर था, दे वर सेटल्ड ओवर देयर, राइट। तो द ब्रिटिश ने क्या किया, एक्सटेंडेड द कंट्रोल, वो कंट्रोल करने लगे फॉरेस्ट को, एंड डिक्लेयर्ड देम एज द स्टेट प्रॉपर्टी, और उनको बोला गया कि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज द स्टेट प्रॉपर्टी, और उस पर कई फॉरेस्टों पे अपना कंट्रोल कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट वर प्रोड्यूसिंग टिम्बर which British wanted for the purpose of cheap labor. The forest village was settled within the forest. तो जो रिजर्व फॉरेस्ट थी वो प्रोड्यूस कर रही थी टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड, बट फॉर द पर्पस ऑफ चीप लेबर द फॉरेस्ट विलेज वर सेटल विद इन द फॉरेस्ट। इन रिजर्व
forest people were not allowed to move freely and practice जूम cultivation. तो in return जूम कल्टीवेशन पे तो उनको खास करके काफ़ी प्रॉब्लम थी. तो इन रिजर्व फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली और प्रैक्टिस. This law impacted the very survival of tribals as they mainly depend on forest and its products. तो लॉ ने इम्पैक्ट किया द सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल, मतलब उनकी जीवन की काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट किया. एंड दे मेनली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स. मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड, प्रोटेस्ट किए कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज एंड रोज एंड ओपन रेबिलियन, मतलब अगेंस्ट चले गए ब्रिटिश सरकार के. तो द रिवॉल्ट वॉज, दीज आर द फ्यू रिवॉल्ट्स जो हुए उनके बीच में, विच वॉज सोनग्राम संगमा in 1906 which is in Assam, forest satyagrah 1930 in central provinces. Tribal people protested against the forest law and these were the two revolts जो बड़े फेमस हुए थे उस टाइम पे. दो द प्रॉब्लम विथ ट्रेड में ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफर कैश लोन्स, हमें पता है. ट्राइबल ऑफर्ड वर्क फॉर डेली वेजेस. ट्राइबल मेकिंग सिल्क इन हजीराबाग एक्सप्लॉयटेड. तो लेट्स स्टडी मोर अबाउट इट. व्हाट वाज द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ ट्रेड. ट्रेड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी. So during the 19th century, tribal groups followed the traders and moneylenders and were coming into forests and offer cash loans to the tribal people. तो traders, moneylenders were coming into the forest, cash loan दे रहे थे tribal people को and asking them to work for their wages. और उनको in return बोलते थे कि तुम हमारे काम करो, wages, and asking them to work for wages. दिस लैड टू ट्रैपिंग. तो एक तरह से वो ट्रैप कर रहे थे अपनी चीज़ों की वजह से ट्राइबल इन द विशियस सर्कल्स ऑफ डेप्ट एंड इंक्रीज द माइजरी ऑफ देयर लाइफ. तो इसी वजह से वो ट्रैप होते चले गए कर्जों में और जिसकी वजह से उनकी लाइफ और डिफ़िकल्ट होने लग गई थी. इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स इन 18th सेंचुरी. तो हमने देखा कि ट्राइबल वर मेकिंग सिल्क इन हजीराबाग एक्सप्लॉयटेड. द संथाल्स ऑफ हजीराबाग reared cocoons. The traders spent in their agents who gave loans to the tribal people and collected cocoons. The coconut were, just a second, the coconut were exported to Bardhaman or Gaya to sold at 5 times the price. डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन. तो कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी बेची जा रही थी. डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन बाय द ट्राइबल्स एंड वर टेकन ओवर बाय ट्रेडर्स एज लेसर प्राइस वर सोल्ड इन द मार्केट एट द हायर प्राइस. तो ये क्या कर रहे थे, बेसिकली उनको फंसा रहे थे ट्राइबल पीपल को कि वो दिस लेफ्ट ट्राइबल टू लिटिल सर्वाइव. तो बेसिकली उनको एक डेप्ट में फंसा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ों में फंसा रहे थे. क्या कर रहे थे, उनको विशियस सर्कल में इन्वॉल्व कर रहे थे कि लेड टू ट्रैपिंग ऑफ ट्राइबल्स इन विशियस सर्कल्स ऑफ डेट एंड इंक्रीज द माइजरी ऑफ देयर लाइफ. Indian silk was in demand and European markets during the 18th century. तो कोकोनट्स वर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड. हमने ये भी पढ़ा कि वो ट्रेडर्स यहाँ से लेसर प्राइस से लेके जा रहे थे बट वर सेलिंग प्रोडक्ट्स एट द हायर प्राइस. तो अब हम फॉर मोर एंड मोर लर्निंग व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम ऑन माय अनअकैडमी ऐप. राइट, आपको अनअकैडमी ऐप पे आना है.
for more and more learning. Let me show you the short question and answer. देख लेते हैं हम इससे related. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर क्या है? व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ खोन्स कम्युनिटी? तो खोन कम्युनिटी विच वाज यूज्ड टू लिव इन ओडिशा में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दे रेगुलरली वेंट आउट ऑफ कलेक्टिव हर्ट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्व्स. तो जो मीट वो कलेक्ट करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ा. They ate fruits and roots collected from forests and cooked food with the oil and they extracted from the seeds of sal and mahua. Local weavers turned to khons in terms of kusum and palash flowers. ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं. To color the clothes and leathers. तो कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स आर वेरी फेमस, जो क्लोथ्स और लेदर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं कलरिंग के लिए. सेकेंड नंबर आर व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट. सो व्हेन ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ, देयर लाइफ वॉज बैडली इफेक्टेड. तो उनकी लाइफ काफ़ी बैडली इफेक्ट होने लग गई. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है. And some forests were classified as reserved forests for their produce timber which British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely and practice jhum cultivators. As a result, many jhum cultivators had to move to other areas in search of work. तो अलग अलग जगह पे उनको जाना पड़ा in search of work. तो बेसिकली ये दिखाया गया what are the problems of shifting cultivators faced under the British rule. How did tribals react against the colonial forest laws? Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. मतलब जो ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट लॉज थे. दे disobeyed the new rules and continued with the practice and they declared illegal and at time rose in open rebellion. तो इसकी वजह से काफ़ी रिवॉल्ट्स वगैरह भी हुए थे. सो हु वर आउटसाइडर हु वर रेफर्ड टू एज डीकूस. वेरी इंपॉर्टेंट. तो डीकूस कौन थे? दे वर ट्रेडर्स, जो उनको पैसे देते थे, जो ट्रेडिंग करते थे उनके सामान की. दे हैड मनी लेंडर्स, जो उनको लोन देते थे. मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश वर द आउटसाइडर्स विच वर रेफर्ड टू एज टीकूस. So these were the short question and answers. तो लेट मी टेल यू अबाउट दी. अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ रिलेटेड टू अनअकैडमी. कि अनअकैडमी की कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन CBSE क्लास 6, 7 and 8 is conducted every Sunday at 12 p.m. Yes, that's correct. And especially for class 6, 7th and 8th के लिए है CBSE, which involves 30 questions होंगे for and you will be given 45 minutes उसके अंदर होंगे. You can win a scholarship worth ₹1 crore. तो 1 करोड़ से ज़्यादा आप स्कॉलरशिप, फ्री सब्सक्रिप्शंस, ये सब जीत सकते हैं. Test is in Hindi as well as in English every Sunday at 12 p.m. and live test on Android app and web. तो अनअकैडमी की लाइव स्पेशल क्लासेस क्या हैं? You will learn live real time interactions using the chat and the emojis. आप मेरे साथ लाइव बात कर सकते हैं चैट पे, इंट्रैक्शन पे, इमोजीज पे. Ask the question using the question tab. तो क्वेश्चन टैब, वहाँ पे एक टैब होगा where you can go and ask the question and I will solve your doubt in the live class.
तो देयर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पोल्स ऑल्सो, पोल्स भी होते हैं विच इज़ इन MCQs टाइप, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें आप आंसर दे सकते हैं एंड यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स एंड compete विद योर फ्रेंड्स टू। तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाके यू हैव टू यूज़ द अनअकैडमी लर्नर ऐप आपने ज्वाइन करना है, इंस्टॉल करना है। ओपन द ऐप एंड गेट स्टार्टेड तो स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेना है। यू नीड टू एंटर योर मोबाइल नंबर एज वेल एज योर OTP। तो आपने अपना OTP विच इज़ वन टाइम पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। क्रिएट योर अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें सारी डिटेल्स डालनी है, योर फुल नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर स्टेट्स ऑफ रेजिडेंट। तो हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लास में और भी है कि यू नीड टू सिलेक्ट द क्लास ऑल्सो, कौन सी क्लास में से हैं आप, 6 to 12। फिर उसके बाद क्लास सिलेक्ट करनी है CBSE क्लास 8th। और विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर टू लर्न इट, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए? तो गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक, क्लिक ऑन नोटिफाई एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 minutes बिफोर द क्लास बिगिंस। तो क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। यू हैव टू यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास। तो मेरा कोड मैंने पहले भी बताया है, माई कोड इज़ नेहा YT लाइफ। आपने मेरा ये कोड यूज़ करना है टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री, तो नेहा YT लाइफ इज़ माई कोड, स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइफ। तो अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या हैं? यू नीड टू लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम। ये प्लस के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बता रही हूँ, जिसकी मेंबरशिप लेने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, mentorship and guidance, study material, practice test, live test series and batch courses, ये सब आपको मिलेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो there is a raise a hand feature also which we called is at RAH feature, where you can speak to the learner in the live classes, personalized and highly interactive live class experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas और बहुत सारी डाउट सॉल्विंग सेशंस to further increase the learner attentiveness. Enable interactive and fast doubt solving with the option have one-on-one discussion in a live class. So that means you can raise your hand and talk to me in the live special free class. अगर आपको कुछ डाउट है, your doubt will be solved into one discussion in the live special class. So the plan start as low as 696 only per month start होते हैं, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 696 में आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं पर मंथ में। तो यू नीड टू यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव। आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है फॉर 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपने नेहा YT लाइव आपने यूज़ करना है। तो फटाफट से गो एंड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन टू अवेल दीज बेनिफिट्स. Now we have Iconic, Unacademy Iconic subscription features also. Iconic subscription redefines mentorship and ensures hand-on learning. We are happy to present a 360-degree support system that gives you all an assistance you need. You will get a personal mentor,
Get a one-on-one guidance from the top educators of all your concern. Live doubt solving, attend exclusive doubt solving classes to discuss your academic doubts. Weekly reports, get detailed report on classes, attend and performance of tests and quizzes. Parents Connect, regular open hours available for parents to discuss concerns with your personal mentor. Study planner, study tracker planner with monthly reviews that highlight your progress and all the benefits of an academy subscription, live class from the top educators, mock tests, quizzes, structure batch courses as per the exam syllabus. तो अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है. प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446 ओनली per month, which includes all the subjects are included. Use my referral code नेहा YT live for instant 10% discount. तो आपने मेरा ये कोड यूज़ करना है नेहा YT live. तो ऑफर प्लस सब्सक्राइबर्स इज existing exciting mega offers for CBSE students for classes 6 to 12th के लिए है, where you can buy 12-month subscription and get 6 months free and 24-month subscription and get 6 months free. तो आप ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं and you have to use my code नेहा YT live. It's NEHAYTLIVE to get 10% off on this also. तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट जैसे आपके अभी चल रहे होंगे हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक, वेयर द टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस ड्यूरेशन फॉर मैथ साइंस एंड SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस क्लास भी होती है उसके अंदर, वेयर वी डिस्कस दिस टेस्ट सीरीज. ड्यूरेशन इज 60 minutes and number of questions will be 30. तो एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे प्लस के स्टूडेंट्स ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर टिल 30 दिसंबर 1 PM. तो विजिट unacademy.com टुडे एंड अवेल दिस फीचर्स. तो फटाफट से यूज़ माई कोड नेहा YT live and get 10% off in Unacademy Plus and Iconic subscription. तो देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है NS41 Rockstars of नेहा मैम. प्लीज़ नोटेड इट डाउन, वेयर यू विल बी गेटिंग दी एवरी अपडेट अबाउट माई क्लासेस. इसको फटाफट से आप फॉलो कर लो टेलीग्राम ग्रुप को and you will get to know about the Unacademy offers in my telegram group. तो follow the telegram link is also there in the description box. So thank you everyone. I hope आपको ये चैप्टर जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट. अब इसमें हमने क्या देखा, वी स्टडीड अबाउट द ट्राइबल लाइफस्टाइल्स, वी स्टडीड अबाउट द डीकूस, किनको वो बोलते थे, मनी लेंडर्स को बोलते थे, ट्रेडर्स को बोलते थे, जिनको इनडायरेक्टली उनको लगता था कि ये उनके साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं. ब्रिटिश के साथ उनके रिवॉल्ट भी हुए, वो अगेंस्ट भी गए ब्रिटिशर्स के, उन्होंने रिवॉल्ट भी किए एंड डिफरेंट थिंग्स हैपेंड. बट अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनके लैंड्स छीनने शुरू कर दिए एंड मैनी मोर थिंग्स विच वी लर्नड. वो ट्रेडर वो जाके अपना उनको एक फंसाया जाता था मैनी थिंग्स में. सो दीज ऑल थिंग्स विच वी लर्न ऑन Unacademy today, Unacademy special class today, and for more and more learning you need to come on my Unacademy special class which is every day. तो फटाफट से हमने मुझे फॉलो करना है Unacademy ऐप पे जाके, नेहा सूद NEHASOOD. Go and follow me where you will come to know about my classes and everything. So see you all in the next class with new topic. Please like and subscribe to this channel and keep watching my videos. Whatever you feel like, जो भी आपको अच्छा लगता है इस टॉपिक के बारे में,
You can share more and more information in the comment section also. So bye everyone. See you all in the next class. Bye bye.